स्वागत है आपका फ्री स्टडी के यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज हम आपको जो बताने वाले हैं ये शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम के बारे में, टीचर्स लर्निंग मटेरियल। और ये जो टीचर्स लर्निंग मटेरियल है इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है छात्रों को सिखाने में, कक्षाओं में इसका उपयोग किया जाता है। और जितना ज्यादा टीचर्स लर्निंग मटेरियल का उपयोग किया जाता है, जो बच्चों का अधिगम होता है, उतना ही प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। तो छात्रों, यदि आप किसी भी प्रकार की टीईटी या सीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये कम से कम 2 अंक के यहां से प्रश्न हर टेस्ट में आना होते हैं। यदि आप इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो आप पेन कापी उठा करके और जो भी हम बोलते जाएंगे आप उसे नोट करते जाना या वीडियो रिवर्स करके आप लिखते जाना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले छात्रों, ये जो दृश्य श्रव्य साधन है ये इंद्रियों के आधार पे 3 प्रकार के दृश्य श्रव्य साधन जो हैं टीचर्स लर्निंग मटेरियल 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो होते हैं श्रव्य का मतलब होता है जिन साधनों का उपयोग करके हम उनको सुन सकते हैं। दूसरे होते हैं दृश्य, जिनको हम केवल देख सकते हैं। और तीसरे होते हैं दृश्य श्रव्य, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। यहाँ एक चीज यहाँ लिखी है हमने, यहाँ से ये तो उदाहरण लिखे हैं। यहाँ छात्रों हमने एक चीज लिख रखी है कि दृश्य श्रव्य साधनों का जो जनक है वो किसे कहा जाता है। ऑडियो विजुअल्स जो संसाधन होते हैं टीचिंग में, उसका जनक कहा जाता है एडगर डेल। याद रखना, एडगर डेल। और एडगर डेल जो थे ये अमेरिकी थे। इनका जो आप आगे पढ़ोगे एडगर डेल के बारे में तो एक प्रश्न होता है एडगर डेल का अनुभव शंकु। किसी अन्य वीडियो में हम आपको समझा देंगे कि कैसे एडगर डेल के अनुभव शंकु जो हैं वो अनुभव के आधार पर प्रक्षेपी अप्रक्षेपी किसका प्रभाव ज्यादा होता है, बच्चों के सामने किसका प्रभाव सबसे कम होता है, इस टाइप से। तो जनक जो है दृश्य श्रव्य साधनों के वो एडगर डेल है, अमेरिकी। इनकी जो एक पुस्तक है जो दृश्य श्रव्य साधनों के बारे में, उनकी उपयोगिता के बारे में ने लिखा, उसका नाम है ऑडियो विजुअल मेथड एंड टीचिंग। ऑडियो विजुअल मेथड एंड टीचिंग, ये पुस्तक छात्रों किसकी है? एडगर डेल की। ठीक है। इनका मानना क्या था? इनका मानना था कि बच्चों के जो प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं ये सबसे प्रभावी सहायक सामग्री होती है। प्रत्यक्ष अनुभव का मतलब छात्रों ये कि बच्चों ने अपने कानों से जो सुना है, अपनी आंखों से जो देखा है, किसी यात्रा पर वो गए हैं, किसी पिक्चर को, किसी चित्र को वो देख रहे हैं, तो वो कहलाते हैं प्रत्यक्ष अनुभव। ये सबसे प्रभावी साधन बच्चों को पढ़ाने के, अधिगम करवाने के ये होते हैं एडगर डेल के अनुसार। और सबसे न्यूनतम जो सहायक सामग्री होती है एडगर डेल के अनुसार वो होती है शाब्दिक सहायक सामग्री। शाब्दिक का मतलब छात्र होता है कि यदि टीचर बच्चों को केवल लिखवाता है या केवल लिख करके बताता है या लिखी हुई चीज को पढ़वाता है तो ये सबसे न्यूनतम सहायक सामग्री होती है। ये सबसे कम प्रभावी होती है, ये इसका ज्यादा प्रभाव नहीं होता। बच्चे लिखे हुए को देखकर ज्यादा या पढ़कर ज्यादा नहीं सीखते। ठीक, एक बात हो गई। यहां हमने लिख रखा है टीएलएम का अर्थ छात्रों ये टीचर्स लर्निंग मटेरियल, अधिगम शिक्षण सामग्री इसको हम कह सकते हैं। और इसकी सबसे ज्यादा वकालत जो करी थी डॉक्टर डीएस कोठारी आयोग जो 1964 में आए थे, इसकी सिफारिशों के आधार पर भारत में टीएलएम का उपयोग करना चालू हुआ। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, डीएस कोठारी 1964। यहाँ छात्रों को चीजें हमने लिख रखी हैं कि जो टीचर्स लर्निंग मटेरियल है इसके गुण क्या क्या हो सकते हैं, मतलब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो गुण का मतलब होता है अच्छी चीजें। तो सबसे पहले तो परिशुद्धता, जिस भी संसाधन का आप उपयोग करें बच्चों को पढ़ाने लिखाने में वो परिशुद्ध मतलब शुद्ध होना चाहिए। उससे प्राप्त जो आंकड़े आपको मिले, जो मापन में मान जो आपको मिले वो शुद्ध हो। प्रासंगिकता, मतलब प्रासंगिकता का मतलब यह है कि जिस भी चैप्टर को, जिस भी टॉपिक को आप बच्चों को पढ़ाने वाले हो उसी प्रकार के शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का उपयोग करें, उससे भिन्न नहीं। फिर रोचकता, बच्चों की इच्छाओं के अनुकूल हो, उनको वो चीज रोचक लगे, उनको अच्छी लगे, उसमें बच्चों का इंटरेस्ट हो, बच्चों की रुचि हो, ये रोचकता कहलाती। अनुकूलता, अनुकूलता और प्रासंगिकता लगभग एक ही है।
कि जो भी चीज आप बच्चों को पढ़ाने वाले हो उसी के अनुकूल आप सहायक शिक्षण सामग्री को लेकर के आए। ऐसी नहीं कि आपका 40-45 मिनट का आपका कक्षा का पीरियड है और आप ऐसी कोई सहायक शिक्षण सामग्री ले आए जो 1 घंटा में आप फिट ही कर पा रहे हो, मतलब वो अनुकूल नहीं है। अनुकूल का मतलब बहुत सारी बातें आप समझ रहे हैं। अल्प समय यही लिखा है, देखो अल्प समय माने कम से कम समय में वो बच्चों को समझ में आ जाने वाली हो, कम से कम समय में आपकी कक्षा में वो चीज आ जाए और बाजार में आसानी से उपलब्ध हो और सस्ती हो, लाना ले जाना आसान हो। इनमें छात्रों कोई लिमिटेशन नहीं है। यहां से यदि प्रश्न आता है तो फिर ऐसा ही आ सकता है कि उनमें से TLM की विशेषता या गुण नहीं है, तो आप समझ जाओगे यहां से। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। फिर छात्रों ये एडगर डेल अमेरिकी, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। फिर छात्रों यहां लिखा है TLM के प्रकार, टीचर्स लर्निंग मटेरियल के प्रकार। साधारणतः इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला यहां लिखा है इंद्रियों के आधार पे, और इंद्रियों के आधार पे यही 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले आपको इंद्रियां समझना पड़ेंगी छात्रों। जो इंद्रियां होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। एक तो कहलाती हैं ज्ञानेंद्रियां और एक कहलाती हैं कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां वो कहलाती हैं जिनके माध्यम से हम ज्ञान अर्जित करते हैं। जैसे ये 5 हैं, ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 है। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इनको हम कहते हैं ज्ञानेंद्रियां। ये 5 हैं। और 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनके द्वारा हम कोई कार्य करते हैं, जैसे हाथ, पांव, मुंह, लिंग और गुदा। ये जो 5 चीजें हैं ये कहलाती हैं कर्मेंद्रियां। और एक 11वीं कर्मेंद्रिय फ्रायड ने माना है मन। कभी हम कर्मेंद्रियों के बारे में आपको बताएंगे, ज्ञानेंद्रियों के बारे में विस्तृत चर्चा होगी। तो इंद्रियों के आधार पे हमने आपको बता दिया। दूसरा ये जो प्रकार होता है ये होता है प्रौद्योगिकी के आधार पे, टेक्नोलॉजी के आधार पे। टेक्नोलॉजी के आधार पे जो सहायक शिक्षण सामग्री होती है ये 2 प्रकार की होती है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है मृदु उपागम और हार्डवेयर का मतलब होता है कठोर उपागम। कठोर उपागम में छात्रों कौन कौन सी चीज, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। कठोर उपागम या हार्डवेयर में कौन सी चीजें आ जाती हैं? मशीन और मशीन के कल पुर्जे। जैसे हम कहें कि कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का जैसे हम कहें लैपटॉप है या CPU है या उसके उपकरण है या रैम रोम जो डिस्क वगैरह है, ये सब कहलाते हैं हार्डवेयर की चीजें। या कीबोर्ड है या माउस है, ये चीजें कहलाती हैं हार्डवेयर, जिससे मिलकर के कोई भी मशीन बनी है। उसके जो ठोस पार्ट्स होते हैं उनको हम हार्डवेयर या कठोर उपागम कहते हैं छात्रों। और उस मशीन से उपयोग लेने की जो तकनीक उसमें अंदर डली रहती है, जो हमको दिखती नहीं है, उनको हम कहते हैं छात्रों सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप समझ सकते हैं किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर उसमें जो डला होता है, जो हम उपयोग लेते हैं, कुछ भी लिख के डालते हैं, कुछ वहां से निकल आता है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो प्रौद्योगिकी के आधार पे होते हैं 2 प्रकार के। फिर यहां लिखा है छात्रों प्रक्षेपण के आधार पे। प्रक्षेपण के आधार पे जो TLM होता है ये 2 प्रकार का होता है, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। प्रक्षेपी का हालांकि आपको बताएं, प्रक्षेप का मतलब होता है छात्रों फेंकना। प्रक्षेप का मतलब क्या होता है? फेंकना। और खासकर ये जो प्रक्षेपी साधन जो कहलाते हैं, इनमें खासकर प्रोजेक्टर है, OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, या हम कहें इसमें डायस्कोप है या एपिडायस्कोप है, ऐसी कुछ चीजें अभी हम इसके बारे में आपको बताएंगे। सीधी सी बात, इनमें चिप का उपयोग होता है। किसी प्रकार की एक चिप बना दी जाती है और वो छोटी सी चिप होती है, पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए बड़ी बड़ी चीजें, और वो चिप किसी एक उपकरण पर रख दी जाती है, तो वो उसको प्रक्षेप मतलब फैला करके, बड़ा करके, किसी दीवार पर थ्रो करके, फेंक करके वो दिखाती है चीज, बच्चों को आसानी समझ में आ जाती। और अप्रक्षेपी का मतलब होता है ऐसी शिक्षण सामग्री जो मतलब प्रोजेक्टर आदि पर प्रस्तुत नहीं की जा सकती है, जैसे पुस्तक वगैरह है या चार्ट है या मानचित्र है। ठीक है, ये चीजें आ जाती हैं अप्रक्षेपी में। ठीक है छात्रों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 5 प्रक्षेपण के आधार पे तीसरा, और ये चौथा यहां पर लिखा है NCERT जो होता है, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसने 6 प्रकार बताए हैं। इसके जो 6 प्रकार हैं, इसमें जो पहला है ये है ग्राफिक्स सामग्री। ग्राफिक्स का मतलब होता है छात्रों छपी हुई सामग्री, जैसे पुस्तक है या कॉमिक्स की पुस्तकें हैं या चित्र वाली पुस्तकें हैं या पहाड़े हैं। ठीक है, या छपी हुई सामग्री, सीधी सी बात, ग्राफिक्स का मतलब ये होता है। दूसरा होता है डिस्प्ले या प्रदर्शन सामग्री, जिसको हम जैसे CD है या DVD है या VCD है, ऐसे प्रदर्शन जिसको डिस्प्ले किया जा सके, जिसको चलाया जा सके।
ठीक है, ये दूसरी होती है। तीसरी इनने बताया है त्रिआयामी सामग्री। छात्र ये जो त्रिआयामी सामग्री होती है इनको हम वास्तविक पदार्थ कहते हैं। वो वास्तविक पदार्थों का मतलब देखो, सबसे पहले तो आप त्रिआयामी समझो, मतलब 3D, 3 डायमेंशनल। छात्रों एक वीडियो हम आपको ला देंगे जिसमें 2D और 3D के बारे में हम आपको विस्तृत बताएंगे। हालांकि त्रिआयामी आकृति ऐसी कहलाती है जिनको किसी भी दिशा से आप देखो, आधी दिखती हैं और आधी दिखती नहीं है, और ऐसी आकृति को त्रिआयामी आकृति कहते हैं जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 विमाएं होती हैं। या ऐसी आकृति को हम त्रिआयामी या 3D आकृति कहते हैं जिनके आयतन निकाले जा सकते हैं। ठीक, जैसे हम कहें त्रिआयामी आकृति बहुत सारी होती हैं, गोला है, बेलन, शंकु, घन, घना, छिन्नक, पिरामिड, ये सब 3 डायमेंशनल में आ जाते हैं। ठीक, और जो द्विविमीय आकृति हैं, ऐसी आकृतियों को कहते हैं द्विविमीय आकृतियां जिनका केवल क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, जिनमें 2 विमाएं अर्थात लंबाई और चौड़ाई केवल होती है, इनको द्विविमीय आकृतियां कहते हैं। सभी प्रकार के त्रिभुज ये द्विविमीय आकृतियां हैं, समबाहु त्रिभुज, बहु विषमबाहु त्रिभुज, या ठीक है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, या समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, या हम चतुर्भुज को कहते हैं तो चतुर्भुज के 5 ही प्रकार, समलंब चतुर्भुज, आयत है, वर्ग है, या समचतुर्भुज है। ठीक है, ये, या हम कहें कि पंचभुज है, षष्ठभुज, अष्टभुज, 10 भुज, ठीक है, या बहुभुज, ये सब काय में आ जाते हैं, द्विआयामी आकृतियों में आ जाते हैं, जो 2D में आ जाते हैं, 2 डायमेंशनल। एक अलग से वीडियो हम आपको बताएंगे इसमें कि 2D आकृतियां, 3D, वैसे भी आपकी ये कोर्स में मैथमेटिक्स वाले चैप्टर में ये सब चीजें लगी हुई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर श्रव्य, श्रव्य माने जिनको आप सुन सकते हो, जैसे रेडियो है, या लिंगाफोन है, या ग्रामोफोन है, या माइक है। ठीक है, ये चीजें श्रव्य में आ जाती हैं। फिर प्रक्षेपी, अभी हमने आपको बताया था, प्रक्षेपी जिनको किसी दीवार पर या किसी सतह पर या किसी उस पेपर आदि पर किसी पर फेंक दिया जाए, मतलब चिप आदि रख दी जाए, वो प्रोजेक्टर वगैरह सब इसमें आ जाते हैं। फिर यहाँ लिखा है प्रक्रिया सामग्री। प्रक्रिया सामग्री के अंतर्गत क्या आ जाता है, जैसे आप कहीं क्षेत्र भ्रमण पर गए हो। छात्रों याद रखना, कभी ये पूछा जाता है, क्षेत्र भ्रमण को सरस्वती यात्रा कहते हैं, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा जो ज्ञान होता है, सबसे ज्यादा सरस्वती जी या बुद्धि जो बच्चों को आती है वो घूमने से ही आती है। बच्चे स्वयं जब ऑब्जर्व करते हैं, स्वयं बच्चे जब किसी चीज को खुद जाके अनुभव करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उस चीज को अपने सामने देखते हैं, तो वो स्थायी रूप से वो जीवन भर भूल नहीं पाते। तो ये क्षेत्र भ्रमण को क्या कहते हैं, सरस्वती यात्रा इसको कहा जाता है। और ये जो प्रक्रिया सामग्री होती है, ये क्षेत्र भ्रमण है, या हम कहें कि वृत्तचित्र है। वृत्तचित्र आपने देखे होंगे, वृत्तचित्र किसी, जैसे हम कहें किसी बड़े व्यक्ति की, किसी महान नेता की हमें जीवनी बताना है, गांधी जी ने कौन से आंदोलन किए, क्या किया, कैसे कहाँ गए, ये सब हमें यदि बताना है तो एक फिल्म डॉक्यूमेंट्री होती है, अपन देखते जाते हैं, फिल्म धीरे धीरे वो चलती जाती है, पूरे चित्र उनके सामने आते जाते हैं, इसे हम वृत्तचित्र या डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। सिनेमा है, आप समझ रहे होंगे, सिनेमा चित्र, ये सब प्रक्रिया सामग्री के अंतर्गत आ जाता है। तो ये 6 प्रकार की सामग्री किसने बताई है, ये बताई है एनसीईआरटी ने। ठीक है छात्रों, फिर यहां हम बाद में आते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा हम यहां की कर लेते हैं। ये जो हमने लिखा है, अंधों के लिए कुछ विशेष, जो आपने कभी सुना होगा, ब्रेल लिपि। जो फ्रांस के व्यक्ति थे लुइस ब्रेल, चूंकि ये जन्मांध तो नहीं थे, कोई घटना के कारण ये अंधे हो गए थे। इनने 1829 में पहली बार ब्रेल लिपि का प्रकाशन करवाया था, और 1830 में इसका बहुत ज्यादा विकास हो गया। ये अंधों के लिए पढ़ने और खासकर वर्णमाला सीखने के लिए और गणित, अंक वगैरह ये सब सीखने के लिए एक अच्छा संसाधन है, जिसको हम ब्रेल लिपि कहते हैं। उनका पूरा नाम था लुइस ब्रेल, ये फ्रांस के थे। ये 6 उभरे बिंदुओं के सहारे वर्णमाला व अक्षर श्रृंखला का विकास किया। वर्णमाला भी आपकी एबीसीडी वाली, और अक्षर श्रृंखला, इनको जोड़कर जो भी स्पेल बनती है, स्पेलिंग जो बनती है, उसका इन्होंने विकास किया। इसमें 3 हिस्से होते हैं, ब्रेल पुस्तक होती है, लिखने के लिए ब्रेल स्लेट होती है, और ब्रेल अक्षर की वर्णमाला होती है। 3 चीजें इसमें होती हैं। फिर इसमें गिनती सिखाने के लिए ब्रेल लिपि में क्या होता है, तो यहां लिखा है क्रैनमस एबाकस। छात्रों, एबाकस को हम गिनतारा कहते हैं। छोटी कक्षाओं में आप भी जब पढ़े होंगे, छोटी कक्षाओं में आपने देखा होगा, एक स्लेट आती थी, उसमें कुछ तार लगे होते थे स्लेट में नीचे, और उसमें गुड़िया लगे होते थे, 1 से 10 तक की गुड़िया, उसमें 10 तार लगे होते थे उनमें, उसको हम एबाकस कहते हैं। हालांकि चीनी खोज है ये।
एबाकस हिंदी में कहते हैं उसे गिनतारा। गिनती सीखने के लिए, जोड़ना घटाना के सरल प्रश्नों को हल करने के लिए एबाकस का उपयोग किया जाता है। छात्रों का भी एबाकस का उपयोग आ जाए तो ऐसा कहना आपके गिनती के लिए भी और जोड़ना घटाना के भी सरल सवाल एबाकस की सहायता से हल किए जा सकते हैं। ध्यान देना, वो गुड़िया खिसका 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 के 9 गुड़िया है, 4 गुड़िया अलग कर लो, कितने बचे? 5। इस टाइप से जोड़ना घटाना के प्रश्न भी हम एबाकस से सीख सकते हैं। तो ये क्रैनमस एबाकस जो था, ये समझना आप कि अन्य व्यक्तियों को गिनती सिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, क्रैन जैसे यहां लिखा है क्रैनमस। अब क्रैनमस मतलब क्रैन में फंस के किसी की आंखें वगैरह चली नहीं, तो ऐसे आप याद कर सकते हो इसे। फिर यहां लिखा है स्पीच प्लस कैलकुलेटर। स्पीच प्लस साफ साफ लिखा है कि स्पीच प्लस मतलब ये जोर से बोल रहा है कैलकुलेटर, बोलने वाला कैलकुलेटर है ये। अब यदि स्पीच प्लस कैलकुलेटर है मतलब बोलने वाला यदि कैलकुलेटर है तो निश्चित रूप से वो गणितीय गणनाएं करेगा, आप समझ रहे होंगे। और बोलने वाला कैलकुलेटर, भाई अंधे व्यक्ति हैं, ब्लाइंड हैं, उनको देख नहीं रहा पर सुन तो वो सकते हैं, इसीलिए स्पीच प्लस कैलकुलेटर का उपयोग गणितीय गणनाओं के लिए किया जाता है। फिर छात्रों यहां लिखा है कुर्जविल रीडिंग मशीन। यहां साफ साफ लिखा है रीडिंग, आप समझ जाओगे अंधे व्यक्तियों के लिए वो क्यों, क्योंकि ये पढ़ के सुनाती है। कुर्जविल रीडिंग मशीन पढ़ के सुनाती है, ये लिखा पुस्तकें पढ़कर सुनाने वाली एक मशीन होती है जिसको हम कुर्जविल रीडिंग मशीन कहते हैं। इसी में एक हिस्सा होता है ब्रेल लिपि वाले सिस्टम में, ये पूरा सिस्टम ही है, ये पूरा सेट रहता है। एक लिखा है ऑप्टाकॉन। ऑप्टाकॉन देखो, अपन कहते आबा सादा ऐसे पढ़ते ना, नार काम का ऐसे, तो ये जो है सामान्य अक्षरों को स्पर्शी कंपनों में बदला जाता है। जो अक्षर होते हैं इनको कंपनों में बदला जाता है, मतलब आप इनको पहचान सकते हो कंपन के द्वारा, तो ये ऑप्टाकॉन कहलाता है। फिर यहाँ छात्रों हमने लिख रखा है ऑडियो मशीन। छात्रों ऑडियो मशीन का मतलब होता है जो लोग बहरे होते हैं या जिनको कम सुनाई देता है, जो डीफ टाइप के होते हैं, बहरे होते हैं, इनके कानों में एक मशीन लगा दी जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? ऑडियो मशीन। तो समझना, कभी प्रश्न आ जाए कि जिन व्यक्तियों को या जिन बच्चों को कम सुनाई देता है उनमें कौन सी मशीन का उपयोग करते हैं, तो ऑडियो मशीन का उपयोग इसमें किया जाता है। अब छात्रों हम देख लेते हैं जो ये दृश्य श्रव्य साधनों की हमने एक लिस्ट बना रखी है, क्योंकि यहां से जो आपको प्रश्न आने वाले होते हैं वो ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि निम्न में से कौन सा दृश्य है, कौन सा श्रव्य है और कौन सा दृश्य श्रव्य है, मतलब कौन सा ऑडियोविजुअल है, कौन सा विजुअल है और कौन सा ऑडियो विजुअल है, मतलब दृश्य श्रव्य इंग्लिश में उसको कहते हैं। तो दृश्य श्रव्य साधनों में छात्रों ऐसी चीजें आ जाती हैं जिनको आप सुन सकते हो, जैसे रेडियो सेट। रेडियो सेट का उपयोग भी आप कक्षा में कर सकते हो, समाचार सुनाने के लिए या आदर्श वाचन करवाने के लिए या किसी प्रकार की सूचना बच्चों को देने के लिए, गीत संगीत की शिक्षा देने के लिए रेडियो सेट। इसी प्रकार ये ग्रामोफोन होता है, ग्रामोफोन सीतापाद जिसको कहते हैं, ग्रामोफोन को ध्यान देना, इनके प्रयोग हम बोलते जा रहे हैं और आप समझ लेना कि इनका जो उपयोग है वो किस के लिए किया जा सकता है। तो ये ग्रामोफोन जो है बच्चों को संगीत की शिक्षा देने के लिए, बच्चों को संगीत की शिक्षा देने के लिए कक्षाओं में ग्रामोफोन का उपयोग किया जाता है। टेप रिकॉर्डर आपने देखा होगा, पहले कैसेट चलती थी, चौकोर कैसेट चलती थी ना, वो टेप रिकॉर्डर या उसको हम ऑडियो टेप कहते थे, उसमें कैसेट में रिकॉर्ड करके और हम बच्चों को सुना सकते हैं। फिर छात्रों यहां हमने लिख रखा है लिंग्वा फोन। लिंग्वा फोन का छात्रों मतलब होता है इसमें रिकॉर्ड किया हुआ कोई भाषण या किसी कोई कविता या कठिन शब्द इसमें पहले बच्चों एक्सपर्ट द्वारा इसमें लिंग्वा फोन में पहले रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। फिर जो दूसरी भाषा को बोलने वाले छात्र होते हैं वो उन शब्दों को, उन वर्णों को वो कह नहीं पाते हैं, जैसे कुछ भी कहा जाए, जैसे कहा जाए अनन्य आश्रित। अभी तमिलनाडु में रहने वाला जो बच्चा होगा वो अनन्य आश्रित या आशीर्वाद शब्दों को कभी बोल ही नहीं सकता, बहुत टाइम लगेगा सीखने में। तो ये लिंग्वा फोन में ऐसे कठिन कविताओं को, कठिन शब्दों को, कठिन वाक्यों को पहले उसमें रिकॉर्ड कर दिया जाता है, फिर कक्षा में बच्चों को सुनवाया जाता है। आपने सुना होगा आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, ठीक है। आदर्श वाचन कौन करता है, ये वाचन भी एक दिन हम भाषा और शिक्षा में हम आपको एक आध दिन बता देंगे, भाषा और विचार वाला एक चैप्टर है आपको, उसमें हम बता देंगे। आदर्श वाचन करता है छात्र शिक्षक, जो पढ़ा रहा होता है वो शुद्ध बोलता है कक्षाओं में, और अनुकरण वाचन करते हैं बच्चे, बच्चे उसके द्वारा कही गई बात को दोहराते हैं। तो अनुकरण वाचन करता है शिक्षार्थी मतलब छात्र, विद्यार्थी, और आदर्श वाचन करता है शिक्षक। याद रखना, आगे हम आपको बताएंगे। तो लिंग्वा फोन आप समझ गए होंगे। दूसरा होता है डिस्क रिकॉर्डर, ये भी वही है, डिस्क मतलब सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, जो गोल्ड डिस्क आती थी, इसके प्लेयर को हम डिस्क रिकॉर्डर कहते हैं। फिर छात्रों यहाँ लिखा है भाषा प्रयोगशाला। अब आप समझ रहे होंगे कि भाषा प्रयोगशाला जो है वो श्रव्य में कैसे है। छात्रों क्या होता है कि भाषा प्रयोगशाला में जब नई भाषा को सीखने के लिए कोई छात्र, कोई विद्यार्थी जब जाता है
तो नई भाषा सीखने में उसे बहुत सी समस्या होती है। तो वहां क्या होता है, जो भाषा कक्ष होते हैं उसमें जो एक्सपर्ट बैठे होते हैं, उन एक्सपर्ट जो होते हैं वो बच्चों को, छात्रों को अलग अलग कक्षों में जो भी उनके सीखने का क्रम है उसमें बच्चों को वो भेज देते हैं। फिर जो बच्चे होते हैं वो फोन करके, वहां टेलीफोन लगे होते हैं, उनके टेलीफोन कनेक्शन वहां होता है भाषा प्रयोगशाला में, तो टेलीफोन कनेक्शन के द्वारा अपनी जो कठिनाइयां आ रही होती हैं वो भाषा के जो एक्सपर्ट लोग वहां बैठे हुए हैं भाषा प्रयोगशाला में जो संचालित कर रहे हैं, इनसे फोन करके और उन कठिनाइयों को जो छात्र सीख रहे हैं उन कठिनाइयों को दूर करते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि भाषा प्रयोगशाला भी काय में आ जाएगी, श्रव्य में आ जाएगी। आकाशवाणी आप सभी जानते हैं ये रेडियो प्रसारण सेवा केंद्र है। मानव स्वर जो हम बोल रहे हैं वो मानव स्वर श्रव्य में आएंगे। स्टीरियो रिकॉर्डिंग, ये स्टीरियो रिकॉर्डर ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डीवीडी टाइप का, डीवीडी मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसका फुल फॉर्म होता है। एक होता है वीसीडी टाइप का, वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। इसी प्रकार से MP3 जो प्लेयर लगे होते हैं वाहनों में वो MP3 प्लेयर कहलाते हैं। स्पीकर आप जानते हो, लाउड स्पीकर है, माइक है, तो ये सब काय के अंतर्गत आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं, आप समझ रहे होंगे, श्रव्य, जिनको हम सुन करके या बच्चों को सुना करके उनकी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं, वो आ जाते हैं काय में, श्रव्य में। ठीक है छात्रों, आगे हम देखते हैं दूसरा जो साधन अपना होता है, इसको हम कहते हैं दृश्य साधन। क्या कहते हैं? दृश्य। दृश्य का मतलब छात्र होता है जिनको हम देख करके केवल बच्चों को बता सकते हैं, जो देखने में उपयोगी होते हैं, उनको दृश्य आप समझ रहे होंगे। सबसे पहले तो हम श्यामपट्ट के बारे में समझ लें। छात्रों, यदि आपको कभी ऐसा प्रश्न आता है कि दृश्य साधनों में सबसे व्यापक क्षेत्र किसका है, तो वो किसका है? श्यामपट्ट का है। छात्रों, श्यामपट्ट का जनक या फादर ऑफ ब्लैक बोर्ड ये विलियम जेम्स को कहा जाता है। याद रखना, श्यामपट्ट का जनक या श्यामपट्ट का सबसे ज्यादा उपयोग करना किसने सिखाया, किसने श्यामपट्ट के उपयोग को सबसे ज्यादा जोर दिया, तो वो किसने दिया है? विलियम जेम्स ने। कभी कभी छात्रों श्यामपट्ट के बारे में प्रश्न आता है कि जब आप लिख रहे होते हो, चाक को पकड़ रहे होते हो, तो आपकी जो चौक है और आपका जो हाथ है इसके बीच में कितने अंश का एंगल होना चाहिए? तो छात्रों लिखते समय ये 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। फिर जो श्यामपट्ट है, कभी कभी प्रश्न ऐसा आता है कि अध्यापकों का सच्चा मित्र किसे कहते हैं? तो छात्रों इसमें भी आपको श्यामपट्ट पर ही निशान लगाना है। अध्यापकों का सच्चा मित्र श्यामपट्ट को कहते हैं। और ये जो श्यामपट्ट है ये सबसे विस्तृत चीज है, और ये श्यामपट्ट जो है ये कक्षा कक्ष की सबसे अनिवार्य चीज है। इसीलिए अनिवार्य चीज कक्षा कक्ष की होने के कारण जो अध्यापक का सच्चा मित्र श्यामपट्ट को कहते हैं। छात्रों, श्यामपट्ट कई प्रकार के होते हैं। आज ब्लैक बोर्ड भी होते हैं, ब्लैक बोर्ड के अलावा व्हाइट बोर्ड भी होते हैं। आजकल तो व्हाइट बोर्ड ही चलने लगे, हम खुद व्हाइट बोर्ड का यूज कर रहे हैं। ग्रीन बोर्ड भी होते हैं, हरे कलर के भी बोर्ड होते हैं। और खासकर जो श्यामपट्ट के प्रकार होते हैं वो यहाँ कहीं हमने लिखे होंगे। कई प्रकार के श्यामपट्ट होते हैं, देख रहे हैं हम, यहाँ कहीं लिखे हैं। ठीक है, खैर हम आपको बता दे रहे। एक तो होता है लपेट श्यामपट्ट। लपेट श्यामपट्ट, लपेट श्यामपट्ट का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ भी उसमें डायग्राम बना लिया, कोई चित्र बना लिए, कुछ परिभाषाएं कुछ आपने लिख लिया और लपेट करके आप किसी स्थान पे प्रोजेक्ट वगैरह आपको जमा करना है तो आप उस स्थान पर ले जा सकते हो। ठीक है, फिर और लिखा, देखो जैसे बुलेटिन बोर्ड लिखा, ये लिखा बुलेटिन। आप समझ रहे होंगे बुलेटिन का मतलब ही होता है समाचार। मतलब जब जो बड़े बड़े स्कूल या बड़े बड़े कॉलेज वगैरह होते हैं वहां जाके आप जब देखते हो तो जैसे ही आप उसमें प्रवेश करते हो तो आज के मुख्य समाचार या उस कॉलेज की कुछ सूचनाएं जो भी समाचार कॉलेज वालों को या अस्पताल वालों को या किसी स्कूल वालों को प्रसारित करवाना है, सभी स्टूडेंट उसे देख सकें, तो विद्यालय के बाहर बुलेटिन बोर्ड लगा दिया जाता है। समझ रहे आप? फिर एक प्रकार इसका होता है फ्लैनल बोर्ड। फ्लैनल बोर्ड एक प्रकार के ऐसे बोर्ड होते हैं, फ्लैनल बोर्ड, जो कीलों के द्वारा किसी विद्यालय, कॉलेज, अस्पताल या किसी सार्वजनिक संस्थान पर ये लगे रहते हैं। और बच्चे यदि कोई चीज बना करके ला रहे हैं, कोई अच्छा चित्र बना करके ला रहे हैं, कोई अच्छी चीज लिख करके ला रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना करके ला रहे हैं, तो ताला खोल करके लिए उन फ्लैनल बोर्ड के अंदर उन चीजों को रख दिया जाता है। प्रदर्शनी टाइप की, लोग आके देख सकते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर इसे लगा दिया जाता है। फिर छात्रों यहाँ दृश्य में अगला लिखा है वृत्त चित्र, मतलब कुछ चित्रों के माध्यम से बच्चों को समझाना। फिर यहाँ लिखा है डॉक्यूमेंट्री फिल्म। डॉक्यूमेंट्री फिल्म वही है कि जैसे मान के चलो दादाजी आपके कहीं गए थे तीर्थ स्थान पे घूमने के लिए और उनने क्या क्या देखा वहां जाकर के, तो उसका एक कैमरा टाइप का आता है, अपन एक आंख बंद करके नहीं वो देखते हैं दादाजी कहाँ कहाँ गए थे, उसमें लिखा होता है ये भगवान है, ये देवता है, ये मंदिर है। उसको छात्रों हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहते हैं। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक उसमें चित्र अपने सामने आते जाते हैं, पर बोलते नहीं है चित्र, इसीलिए हम इसे दृश्य के अंतर्गत रखते हैं। फिर यहाँ लिखा है छात्रों
एक लिखा है यहाँ पर दृश्य में मायादीप। हालांकि ये मायादीप कुछ नहीं, एक प्रकार के प्रोजेक्टर को हम मायादीप कहते हैं। फिर पोस्टर, किसी चीज के पोस्टर लगा दिए जाते हैं। हम इनको चार्ट भी कह सकते हैं, पोस्टर को चार्ट कह सकते हैं, जिसमें ABCD लिखी है, आवासादा लिखा है, टेबल या दुनिया उसमें लिखा होता है, जानवरों के नाम, फलों के नाम आदि लिखे होते हैं, वो पोस्टर कह सकते हैं। स्कूलों में इनका उपयोग करते हैं ना अपन, छोटी कक्षाओं में पोस्टर कहलाते हैं। बैनर भी कह सकते, चार्ट भी कह सकते। फिर यहाँ लिखा है प्रतिरूप, या प्रतिरूप को इंग्लिश में कहते हैं मॉडल। अब आप छात्रों इनको जरूर समझना कि मॉडल क्या कहलाते हैं, समझो आप। प्रतिरूप, मॉडल और वास्तविक, मतलब मॉडल को इंग्लिश में हम कहते हैं प्रतिरूप, और ये जो मॉडल होते हैं ये वास्तविक पदार्थों के विपरीत होते हैं। समझो आप मॉडल क्या कहलाते हैं। जैसे मान के चलो हम किसी कक्षा में गए हैं और हम पूरी पृथ्वी को पढ़ाने वाले हैं, पृथ्वी के बारे में पढ़ाने वाले हैं कि पृथ्वी में ये यहाँ ये सागर हैं, यहाँ ये महासागर हैं, ये इसके ये महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट हैं, इस महासागरों को नीले रंग से दर्शाया जाता है, पर्वतों को हरे रंग से दर्शाया जाता है, ठीक है। हालांकि मैदानों को हरे रंग से, पर्वतों को कत्थई रंग से दर्शाया जाता है, इस टाइप से। तो आप ये बताओ हमें कि जब आप पृथ्वी के बारे में कक्षा में पढ़ाने वाले हो तो क्या पूरी पृथ्वी को उठा के थोड़ी कक्षा में ले आओगे? नहीं ले आओगे, तो उसका आप मॉडल ले आओगे, उसी को हम प्रतिरूप कहते हैं। तो उसका मॉडल आप ग्लोब ले आओगे। क्या ले आओगे? ग्लोब। तो सीधी सी बात, मॉडल या प्रतिरूप का मतलब वो होता है कि जिन चीजों के बारे में आप कक्षा में अधिगम बच्चों को करवाना चाहते हो, उन चीजों को, वो चीजें आकार में बहुत बड़ी हैं, बहुत महंगी हैं, उन चीजों को आप प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को आप नहीं दिखा सकते, तब उनके छोटे छोटे जो रूप होते हैं बाजार में वो मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं, लाना ले जाना आसान होता है, उनको हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में मॉडल या हिंदी में कहते हैं प्रतिरूप। इसका अब यदि छात्रों का भी आपको ऐसा प्रश्न आ जाता है कि वास्तविक पदार्थ किसे कहते हैं, समझ रहे? हाँ, तो ये मॉडल या प्रतिरूप का उल्टा होता है, जिनको हम वास्तविक पदार्थ कहते हैं, कि जिनके बारे में आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, आप वही की वही चीज उठा के ले आए कक्षा में। जैसे आप साइकिल के बारे में बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप सीधी की सीधी साइकिल ही उठा के ले आए, तो साइकिल वास्तविक पदार्थ हो गई। आप बांटों के बारे में पढ़ाना जा रहे हो, बांटों के बारे में माप तोल आप पढ़ा रहे हो, तो आप सभी प्रकार के बांट उठाकर ले आए, तो ये वास्तविक पदार्थ हो गए बांट। समझ रहे आप? या आप मुद्राओं के बारे में पढ़ाने वाले हो, तो आप सिक्के और नोटों को लेकर के कक्षा पहुंच गए, तो ये वास्तविक पदार्थ कहलाते। वास्तविक पदार्थ मतलब रियल जो भी है उसी को आप कक्षा में ले जा रहे हो। ये अंतर होता है छात्रों प्रतिरूप और मॉडल। मॉडल को तो इंग्लिश में प्रतिरूप बता दिया, और वास्तविक पदार्थों में ये अंतर होता है। इसके बाद में फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्ट, ये छात्रों कुछ नहीं है। फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्ट जो है ये OHP ही कहलाता है। यहां हम श्यामपट्ट के बारे में बता रहे थे और कहां से कहां पहुंच गए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दृश्य में चित्र आ जाते हैं जो हम बनाते हैं कापियों पे या पुस्तकों में बने होते हैं। रेखा चित्र आ जाते हैं, ये रेखा चित्र भी वही कहलाते हैं जो कापियों पर नोटबुक में हम बनाते हैं। मानचित्र आप जानते हो, भूगोल में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं, जिसमें पूरे विश्व का नक्शा बना होता है, देशों का, प्रदेशों का, जिलों का, तहसील का, वो मानचित्र कहलाते हैं। चार्ट हमने आपको बता दिए। चार्ट का मतलब क्या होता है? चार्ट का मतलब वही होता है कि जैसे छोटे बच्चों के लिए जो हम चार्ट बनाते हैं, या कुछ परिभाषाएं हमें याद नहीं हो रही, कुछ फार्मूला हमें याद नहीं हो रहे, तो फिर उनके हम क्या बना लेते हैं? उनके हम चार्ट बना लेते हैं। ठीक है। भित्ति पत्रिका है। ये भित्ति पत्रिका मतलब अक्षरों के कुछ जो होते हैं धातुओं पे कुछ अक्षरों के उभरे हुए रूप आते हैं, लिखे लिखाए, उनको हम भित्ति पत्रिका कहते हैं। पुस्तकें सभी जानते हो, पत्र पत्रिकाएं सभी जानते हो, अखबार वगैरह। संग्रहालय, संग्रहालय क्या कहलाते छात्रों? जानते होंगे आप कि स्कूलों में या कॉलेज वगैरह में ये संग्रहालय होना चाहिए। संग्रहालय ऐसी चीजें कहलाती हैं जहां पर छात्रों को कुछ वास्तविक वस्तुओं का कलेक्शन इकट्ठा करके दिखाया जाता है। बहुत सारी वस्तुएं संग्रहालयों में रखी होती हैं, कई प्रकार की पुस्तकें, कई महापुरुषों की जीवनियां, कई महापुरुषों के चित्र, कई प्रकार के पाठ, कई प्रकार के नोट, और कई प्रकार के कंचे, बंटे, कई प्रकार के पत्थर, रंग बिरंगी मिट्टियां, यहाँ बहुत सारी चीजें बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से रखी होती हैं दिखाने के लिए। उनको हम क्या कहते हैं? संग्रहालय कहते हैं छात्रों। ठीक है। मॉडल अब भी हमने बताया। मॉडल मतलब किसी भी चीज का प्रतिरूप, डुप्लीकेट छोटी सी बना देना मॉडल कहलाता है। इंसाइक्लोपीडिया, ये इंसाइक्लोपीडिया छात्रों ये विश्वकोश कहलाता है। इंसाइक्लोपीडिया ये जो है लगभग 25,000 शब्द इसमें है। तो ये मतलब एक विश्वकोश है कि इसमें प्रत्येक चीज की आपको हिंदी मिल जाएगी, प्रत्येक चीज की इसमें अंग्रेजी मिल जाएगी। किस चीज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इस चीज को हिंदी में क्या कहते हैं। तो एक प्रकार का एक विश्वकोश, एक पुस्तक है जिसमें किस चीज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो इंसाइक्लोपीडिया में वो चीज दर्ज है।
रेखा चित्र वही जानते हो आप, एक प्रकार के रेखा चित्र मतलब एक प्रकार के चित्र ही हैं। ठीक है, यहां लिखा है मूक चित्र। मूक चित्र का मतलब होता है जो बोल नहीं रहे हैं। मूक मतलब चुपचाप हैं, पर आपको बहुत कुछ चीजें वो बता रहे हैं। ठीक है, वो पुस्तकों में बने होते ना, एक लकड़हारा है, लकड़ी को काट रहा है, हमें लकड़ी नहीं काटना चाहिए तो लकड़ी को काटते हुए दिखाया गया है। मूक चित्र ऐसे कहलाते हैं। ठीक है, और खाके क्या कहलाते हैं? खाके, खाके जानते हो आप, छोटी कक्षाओं में जो किसी मोर का चित्र बनाना है या पैरट तोता बनाना है तो बिंदु 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 लगे होते हैं, बिंदु 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 लगे होते हैं। आबा सादा अक्षरों को काखा गागा 1 2 3 4 लिखना बच्चों को सिखाना, तो बिंदु 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 उनको बच्चे मिलाते जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं खाके। ग्लोब सभी जानते, पृथ्वी का छोटा नमूना ग्लोब कहलाता है। एटलस सभी जानते, एटलस विश्व का जो होता है, विश्व के देशों का जो मानचित्र है पूरे विश्व को, वो एक पुस्तक होती है, बहुत सारे पेज उसमें रंग बिरंगे लगे होते हैं, उसको हम एटलस कहते हैं। छात्रों ये ओएचपी जो होता है ये ओवरहेड प्रोजेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर का मतलब क्या होता है? OHP को हम कहते हैं। अब ये जो प्रोजेक्टर होते हैं ये प्रक्षेपी के अंतर्गत आ जाते हैं और ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक हमने यहां लिख रखा है डायस्कोप, या डायस्कोप को हम कहते हैं मैजिक लैंटर्न, या इसी डायस्कोप को हम कहते हैं जादू की लालटेन या जादू की लैंटर्न। छात्रों अब आप समझना है जो डायस्कोप क्या कहलाता है। यहां जो डायस्कोप है ये ऐसी प्रक्षेपी सामग्री कहलाती है, इसमें छोटी छोटी चिपें आती हैं। जैसे आप कोशिका को पढ़ाने वाले हो, कोशिका के बारे में बच्चों को पढ़ाने वाले हो, तो कोशिका की एक चिप आती है। जैसे उस डायस्कोप पे बल्ब वगैरह यहाँ लगे होते हैं, कभी अब होता तो हम बताते, अपने पास तो उपलब्ध नहीं है, उतना टेक्निकल नॉलेज हमें है नहीं कि हम मोबाइल में पढ़ाते समय आपको बता सकें, पर स्थिति हम आपको बता दे रहे उपयोग कैसे करना होता है। डायस्कोप एक प्रकार की मशीन होती है, लेंस लगा होता है, बल्ब लगा होता है, कांच का लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस। जैसे मान के चलो कोशिका के बारे में टीचर बताना चाहता है बहुत सारे बच्चों को, वो बोर्ड पे पढ़ाना आसान नहीं है, मान के चलो उस चीज को बहुत सारी चीजें बताना है, बहुत बड़ा डायग्राम, उसका कठिन डायग्राम बनना है, तो टीचर क्या करता है, उसकी चिप आती है, उस चिप को इस डायस्कोप पर रखता है। तो रखने के बाद में वो जो लेंस उसमें लगा होता है वो किसी लंबे पर्दे पर या बड़े पर्दे पर या दीवार पे पूरे उसके कोशिका का एक चित्र फेंक देता है, प्रक्षेप कर देता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डायस्कोप। आप समझ रहे होंगे, उसी को मैजिक लैंटर्न या जादू की लालटेन कहते हैं। अब छात्रों यहां हमने दूसरा एक उपकरण लिखा है, ये भी प्रक्षेपी है, इसको हम कहते हैं एपीडायस्कोप। क्या कहते हैं? एपीडायस्कोप। एपीडायस्कोप क्या कहलाता है छात्रों? डायस्कोप का काम तो ये करता ही है, पर ये दोहरी काम करता है, दो प्रकार के काम करता है। कैसे? यहां केवल आप उसका कोशिका का प्रतिरूप रख रहे थे, उसका छोटा सा मॉडल जो आपने बना रखा था उसको रख रहे थे। अब जो एपीडायस्कोप कहलाता है इसमें आप कोशिका को भी रख सकते हो कहीं से, यदि आपको जीवित कोशिका मिल रही है, या हम ऐसे नहीं, आप समझो, मान के चलो जुआ, सबने देखा जुआ, जू जिसको हम कहते हैं। अब यदि जुआ के बारे में कोई टीचर बच्चों को यदि पढ़ाना चाह रहा है तो एपीडायस्कोप में क्या होगा कि जुए की स्लाइड भी वो रख सकता है, तो भी जुए की आकृति उभर आएगी। और यदि एपीडायस्कोप में छात्रों यदि टीचर को ओरिजिनल जुआ मिल जाता है, मतलब वास्तविक पदार्थ यदि मिल जाता है, तो वास्तविक पदार्थ भी यदि इसके लेंस पर रख देता है एपीडायस्कोप के, तो भी जुए की पूरी आकृति उस पे पर्दे पर फेंक जाती है, प्रक्षेप हो जाती है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि डायस्कोप में केवल स्लाइड का उपयोग होता है, जबकि एपीडायस्कोप में वास्तविक पदार्थ को भी तुम रख सकते हो जिसके बारे में आप बताने वाले हो। इसको भी वो बृहद करके, बड़ा करके आकार बता देता है। एबाकस के बारे में छात्रों में अभी बताया था आपको। एबाकस का मतलब क्या होता है? गिनतारा, वो स्लेट गुरियों वाली, ठीक है, वो गिनतारा कहलाता है, तो वो भी दृश्य में आ जाएगी। तस्वीर, वास्तविक पदार्थ हम आपको बता ही चुके, प्रत्यक्ष वस्तु भी कहते हैं वास्तविक पदार्थ को। आप साइकिल के बारे में पढ़ाने वाले हो तो आप साइकिल को ही कक्षा में लेके चले गए, तो ये क्या कहलाता है? वास्तविक पदार्थ। फिर छात्रों यहाँ लिखा है सेक्सटेंट। सेक्सटेंट का मतलब होता है ये कोण मापी कहलाता है छात्रों। कक्षाओं खासकर भूगोल में और गणित में कोण नापने के लिए सेक्सटेंट का उपयोग किया जाता है। जैसे भूगोल वेत्ता होते हैं वैसे ध्यान रखना, वो टेंट लगा के यहाँ वहां घूमते रहते हैं, ठीक, इस टाइप से। आकृतियां जो होती हैं वो सब दृश्य में है, चतुर्भुज त्रिभुज की आकृति तारों की बना दी जाए, लकड़ी की बना दी जाए, नक्शे पेपर पर जो उकेरे होते हैं नक्शे, नमूना पृथ्वी का नमूना ही ग्लोब है।
ये बुलेटिन बोर्ड, समाचार बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड मतलब किसी छात्र के द्वारा कोई बेहतरीन कार्य किया गया तो उसको मेन स्कूल के बोर्ड पर लगा दिया जाएगा। वृत्त चित्र बता चुके, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बता चुके, मायादीप वही है, पोस्टर, ये हम सब आपको हाँ यहाँ कुछ चीजें रह गई हैं। भ्रमण यात्राएं, स्लाइड प्रोजेक्ट, हाँ जियोबॉक्स के बारे में समझो। ये छात्रों जियोबॉक्स कुछ नहीं है, ये एक प्रकार कंपास को ही जियोबॉक्स कहते हैं। जब हम आपको गणित की पेडागोजी बताएंगे उस टाइम हम आपको कंपास के पूरे जितने भी उपकरण हैं इसको जियोबॉक्स कहते हैं। मतलब एक ये कंपास ही है, हालांकि ये कंपास नहीं, कंपास का तो मतलब होता है सुई, प्रकार को इंग्लिश में कंपास कहते हैं। वो तो बॉक्स होता है लेकिन हम उसे गलत बोलते हैं कंपास, वो बॉक्स होता है, कंपास बॉक्स होता है लेकिन हम उसे कंपास कहते हैं। छात्रों कंपास मतलब प्रकार केवल होता है, उसके अंदर का उपकरण होता है। फिर यहाँ छात्रों हमने लिखा है जियो बोर्ड। ध्यान देना आप, जो ये जियो बोर्ड है अब इसको आप कैसे समझोगे, जो 3D आकृतियां होती हैं इनकी पहचान होती है जियो बोर्ड से। एक प्रकार का बोर्ड होता है लकड़ी का चौकोरा, इसमें फंसा करके वस्तुओं को देखा जाता है। तो ये ऐसा याद रखना, जैसे अपन आजकल जियो की सिम चल रही ना, तो वो कैसे सिम चल रही, 3G। अपने यहाँ नेटवर्क जो चल रहा है ये 3G चल रहा है, 3 जनरेशन, तृतीय पीढ़ी का मोबाइल हम यूज कर रहे हैं। तो ऐसे याद रखना कि जियो बोर्ड का उपयोग जो होता है ये त्रिविमीय आकृतियों का पता लगाने में किया जाता है। फिर छात्रों यहाँ लिखा है 10 बोर्ड। देखो 2 के विभाजक 2 का भाग लग जाता है 10 में, हम तो ऐसे याद करें 2 का भाग 10 में पूरा पूरा लग जाता है। इसलिए जो 10 बोर्ड है ये द्विविमीय आकृतियों का पता लगाने के लिए 10 बोर्ड का उपयोग किया जाता है। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, त्रिविमीय आकृतियों का पता लगाने में जियो बोर्ड का उपयोग होता है और त्रिविमीय आकृतियों का पता जियो बोर्ड से लगाया जाता है और द्विविमीय आकृतियों का पता 10 बोर्ड से लगाया जा सकता है। ठीक है छात्रों, फिर हम यहाँ आते हैं दृश्य श्रव्य पर आते हैं। तो दृश्य श्रव्य मतलब ऐसे संसाधन या साधन जिनको आप देख भी सकते हो और जिनको आप सुन भी सकते हो, ना दृश्य श्रव्य कहते हैं। आप खुद समझ रहे होंगे, दूरदर्शन मतलब एक प्रकार की टीवी है, टीवी खुद, कंप्यूटर, चलचित्र, चलचित्र भी टीवी को ही चलचित्र हम कहते हैं, VCR वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, CCTV क्लोज सर्किट टेलीविजन, बंद परिपथ टेलीविजन का। प्रयोगशालाएं, प्रयोगशालाओं में भी ऐसी व्यवस्था आजकल आने लगी है जो आधुनिकतम प्रयोगशालाएं हैं कि दृश्य श्रव्य संसाधनों का उपयोग वहां पर होने लगा है। प्रदर्शन, किसी चीज का प्रदर्शन करना, जैसे कोई नाटक खेलना या ड्रामा करना, ठीक है, इस टाइप से। खेल, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, बहुत से लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, बातचीत करने लगते हैं, ठीक है। माइक्रो मिनी कंप्यूटर, छोटे जो कंप्यूटर, लैपटॉप को कहते हैं माइक्रो मिनी कंप्यूटर, छोटे कंप्यूटर आने लगे हैं। इंटरनेट, सैटेलाइट टीवी, सिनेमा, स्टीरियोस्कोप, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED, लाइट इमिटिंग डायोड, कंप्यूटर की जो कंप्यूटर में जो चित्र दिखते हैं जिससे, उसको LED और LCD हम कहते हैं, ठीक है। फिर टैबलेट, मोबाइल से कुछ बड़े मोबाइल आने लगे जिनको टैबलेट कहते हैं। मोबाइल फोन या सेल फोन छात्रों ये वही कहलाते हैं जो हम उपयोग करते हैं, जनरली मोबाइल फोन ही कहलाते हैं, सेल फोन। फिर छात्रों यहां हमने लिखा है रियालिया, मॉडल या प्रतिमान या डायरामा। देखो मॉडल या प्रतिमान ये तो हम आपको पहले बता चुके। मॉडल या प्रतिमान देखो ये वही है, मतलब किसी भी बड़ी आकृति के छोटे छोटे रूप बनाना। कुछ क्षेत्रों में ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा कि मिट्टी के खेल का सामान कुछ लोग बना लेते हैं, तो उनको भी हम मॉडल या प्रतिमान कह सकते हैं। आपने देखा होगा मेलों में बिकते हैं छोटे छोटे औजार बच्चों के खेलने के लिए, कुछ कलाकृतियां, कुछ खिलौने, यदि उनको हम क्या कहते हैं साधारणतः, उनको मॉडल या प्रतिमान कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मॉडल या प्रतिमान होते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना कि ये ओरिजिनल चीजों में लगभग आते हैं कि वो चीज ओरिजिनल होगी, उसकी मतलब ऐसी ओरिजिनल होगी कि। छात्रों आगे देखते हैं, यहां लिखा है रियालिया। छात्रों ये रियालिया जो है, ये रियालिया का मतलब, और यहां से प्रश्न आते हैं, आप अच्छे समझ लेना। रियालिया का मतलब होता है छात्रों ऐसे वास्तविक पदार्थ जो किसी विशेष समाज या संस्कृति के लोग अपना उपयोग करने के लिए बनाते हैं। और ध्यान देना ये वास्तविक पदार्थ होते हैं, ओरिजिनल। जैसे मान के चलो मिट्टी के बर्तन बनाएंगे, वो मिट्टी के या लकड़ी के औजार वो बनाएंगे, या मिट्टी के खेल खिलौने आदि बनाएंगे। ऐसे वास्तविक पदार्थों को जिनको किसी विशेष जाति, समाज या संस्कृति के लोग अपने उपयोग के लिए बनाते हैं, ऐसे वास्तविक पदार्थ रियालिया कहलाते हैं। आए हुए प्रश्न हैं, ये सब हमने वहीं से उठाए हैं, अच्छे से तैयार करना, आप लिख लेना।
दूसरा मॉडल या प्रतिमान, इनको तो आप जानते ही हो। मॉडल या प्रतिमान का मतलब क्या होता है कि वास्तविक पदार्थ जिनको हम कक्षा कक्ष में नहीं ले जा सकते, उनके डुप्लीकेट, उनके प्रतिमान, उनके रूप, जैसे पृथ्वी को नहीं ले जा सकते कक्षा में, या हाथी को नहीं ले जा सकते, हाथी के बारे में पढ़ाने वाले हैं, हाथी को कक्षा में ले नहीं जा सकते, तो प्लास्टिक का हाथी ले जाओगे, उसके बारे में बता दोगे, तो मॉडल कहलाते हैं, उन्हीं को प्रतिमान कहते हैं। ठीक है छात्रों, इसके बाद यहाँ लिखा है डायरामा। डायरामा ऐसी त्रिविमीय आकृतियों को कहते हैं, खासकर ये भी वही कहलाती हैं कि किसी विशेष जाति या समाज के जो लोग होते हैं वो अपना उपयोग करने के लिए उन वस्तुओं को वो खुद बना लेते हैं। जैसे मिट्टी के घड़े बना लेंगे वो खुद अपना उपयोग करने के लिए, चूल्हे बना लेंगे। ठीक है, इस टाइप के ये ऐसे त्रिविमीय पदार्थों को हम डायरामा कहते हैं। और ये चलायमान भी होते हैं और स्थिर भी होते हैं, कुछ एक जगह पर रखे रहते हैं, कुछ ये इस मतलब एक उठा के दूसरे स्थान पर आप ले जा सकते हो। खासकर ये यहाँ चित्र होते हैं। क्या होते हैं ये डायरामा में? खासकर चित्र होते हैं। चित्रों को हम डायरामा कहते हैं विशेष प्रकार के। अब ये चित्र उकेले भी जा सकते हैं और ये चित्र ओरिजिनल भी किसी स्थान पर बनाए जा सकते हैं। मटके वगैरह बना के सजा देते हैं किसी एक स्थान पर, किसी विशेष जाति समुदाय के लोग, तो उनको हम डायरामा कहते हैं। ठीक है, और आप देख लेना छात्रों, समय कम है, जल्दी जल्दी हम बता रहे हैं। वैसे वीडियो लगभग 50 मिनट का होने वाला है, ज्यादा लंबा खिंच जाए तो लोग देखते भी नहीं है। फिर भी आपने देखा होगा हमने आपका 1 मिनट भी बेकार नहीं किया, इतने जल्दी जल्दी बोला, स्पीड से बोला, सही सही बोलने का प्रयास किया। ठीक है, आगे देखते हैं छात्रों, यहां पर लिखा है कायमोग्राफ। ये कुछ उपकरण ही हैं हिंदी के शिक्षा से संबंधित। यहां पर लिखा है कायमोग्राफ। छात्रों, ये जो कायमोग्राफ होता है ये अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, स्पर्शी, संघर्षी जो व्यंजन होते हैं इनकी शिक्षा देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कायमोग्राफ का। मतलब कुल मिला के वर्णमाला सिखाने के लिए कायमोग्राफ एक उपकरण है, इसका उपयोग किया जाता है। कभी प्रश्न आता है कि वर्णमाला सिखाने में किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो किसका करते हैं? कायमोग्राफ का। छात्रों, यहां हम एक दृश्य उपकरण नहीं लिख पाए, या कहीं लिखा होगा फ्लैश कार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कभी आया है, हमें ध्यान आ गया अभी। फ्लैश कार्ड जो होता है ये स्पेलिंग सिखाने के लिए या वर्तनी सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग किया जाता है। खासकर भाषा में जो बच्चे दूसरी भाषा भाषी होते हैं वो लिख नहीं पाते हैं यदि उस भाषा को, तो वर्तनी सिखाने में, हिज्जे सुधारने में फ्लैश कार्ड का उपयोग किया जाता है। वो सही स्पेलिंग लिखकर शिक्षक एक बार से बच्चों के सामने से दिखा करके निकाल देता है, फिर बच्चों से कहता है कि अब तुम उस सही स्पेलिंग को लिखो, उसको हम फ्लैश कार्ड कहते हैं। ये दृश्य में ही आ जाता है। बहुत सारी चीजें रह गई होंगी, आपको इतनी पूरी रटना नहीं है, याद नहीं करना है कि कौन सी दृश्य है, कौन सी शब्द है, कौन सी शब्द दृश्य है। थोड़ा सा आप देख लो ऊपर ऊपर, बाकी ज्यादा कुछ आपको याद नहीं करना। ऑप्शन में आपको 4 चीजें आती हैं तो 3 नेग्लेक्ट आप कर ही सकते हो। यहाँ तो हमने बहुत सारी लिखी है, इतना आपको नहीं देखना। अब आप कहो छात्रों, यदि आप चाहो तो अब आप यदि कहो कि अल्पप्राण या महाप्राण, घोष, अघोष ये क्या कहलाते हैं वर्णमाला में, एक आध दिन हम अलग से एक वीडियो ला देंगे वर्णमाला का, उसमें हम ये सब समझा देंगे। जिनको बोलने में ज्यादा शक्ति या ज्यादा ताकत नहीं लगती, ऐसे वर्ण जो होते हैं वो अल्पप्राण कहलाते हैं। जिनको बोलने में ज्यादा ताकत लगती है वो महाप्राण कहलाते हैं। और ये सब स्पर्शी व्यंजनों के अंतर्गत इनको बांटा जाता है। स्पर्शी व्यंजन छात्रों जो 25 होते हैं, काका काका या टाटा टाटा ना, इस टाइप से जो 25 होते हैं, उन्हीं में से घोष अघोष होते हैं। जिनको बोलने पर स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वो घोष कहलाते हैं। जिनको बोलने पर स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता वो अघोष कहलाते हैं। आगे हम आपको बता देंगे। जैसे सभी वर्गों के 2 और 4 जो है वो महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है, 1, 3, 5 अघोष कहलाते हैं। फिर जो बचे वो घोष, फिर जो बचे जो महाप्राण, समझा देंगे एक आध दिन बहुत अच्छे से। स्पर्शी व्यंजन जिनको बोलने में कहीं ना कहीं 25 होती है स्पर्शी व्यंजनों की संख्या। जिनको बोलने में जीभ मुंह में कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, काका काका आप बोलोगे तो जीभ कहीं ना कहीं, ठीक है, ये स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। संघर्षी व्यंजन जिनको बोलने में कुछ ज्यादा संघर्ष करना पड़ता, सा 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 हा चार सा, बहुत ताकत सी लग रही, संघर्षी व्यंजन। ठीक है, बाद में हम कभी बता देंगे क्या कहलाते हैं। आगे हम चले तो यहाँ ये दृश्य में त्रिआयामी और दृश्य में द्विआयामी आपके लिए कभी ढूंढने के लिए आ जाए तो जो दृश्य में त्रिआयामी कहलाते हैं ये पूरे मॉडल, देखो वस्तुएं जितनी होंगी सब 3D होंगी। हम आपको बता ही चुके 3D के बारे में। ठीक है, प्रायोगिक प्रतिदर्श, त्रिविम प्रदर्श, गिलोग, नमूना, यहाँ लिखा देखो ये गिलोग, नमूना, कठपुतली, नाटक, ये सब त्रिआयामी कहलाते। दृश्य द्विआयामी, ठीक है, उच्चारण संबंधी सुधार के अन्य जो उपकरण हैं। दृश्य द्विआयामी कुछ नहीं छात्रों, दृश्य द्विआयामी का मतलब ये होता है कि ऐसी चीजें जो
2D है, हमने आपको बता ही दिया 2D क्या है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, आयत है, इन सबके प्रकार हैं, वो सब द्विआयामी। ये द्विआयामी त्रिआयामी हम एक अलग से वीडियो लेंगे, उसमें हम आपको विस्तृत बता देंगे, कुछ बड़ा चैप्टर नहीं है ये। फिर यहाँ लिखा है उच्चारण संबंधी सुधार के अन्य उपकरण जो विदेशी हैं, तो मतलब भाषा के उच्चारण जो दूसरे देशों या दूसरे प्रदेशों के लोग होते हैं, भाषा को नहीं बोल पाते हैं, उनमें कौन कौन से उपकरणों का उपयोग होता है। ये एक्सरे वो नहीं मानना आप, शरीर का प्रतिरूप लेने के लिए जो W.K. रंटगन ने खोज किया था उसको नहीं समझना आप। एक्सरे मशीन, एक्सरे, लेरेंगोस्कोप, इंद्रियोस्कोप, नेमोग्राफ और क्लास स्टेथोस्कोप, ये छात्रों स्टेथोग्राफ, ये छात्रों ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग उच्चारण संबंधी सुधार के लिए किया जाता है। खासकर ये विदेशी है, भारत में ज्यादा इनका प्रचार प्रसार नहीं है। छात्रों ये चूंकि वीडियो बड़ा हो गया है, हम आपको पूरी तैयारी करवाएंगे, टीटी सीटीटी जितना भी होता है, मैथ्स की भी करवा देंगे, हम आपको पर्यावरण भी पूरी क्रम से लगा देंगे, मैथ्स लगा देंगे, पूरी पेडागोजी लगा देंगे। छात्रों आप कमेंट्स करें, यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।